So hello friends, in the previous lecture that we discussed, that I have uploaded, we discussed about the SN2 mechanism. We discussed many things related to the SN2 mechanism, in telling you about the benzyl halides, reactivity, allyl halides, giving also an exception of presence of C double bond O group at the beta position. Lastly, we have concluded at the effect of solvent. How does it, I have told that polar aprotic solvent favors SN2 reaction, and I have told to give the reason why aprotic solvent favors SN2 reaction and polar protic solvent favors SN1 reaction. So moving forward to the SN2 reaction, starting with effect of solvent. See, now there are two types of solvent mentioning polar aprotic solvent, shortly termed as polar PAS. Polar aprotic solvent. The next comes PPS, polar protic solvents. The complete notes of the SN2 mechanism reaction has already been uploaded in the description box of the previous video. Now moving forward, इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है कि जो PAS होता है ये प्रोटॉन डोनर नहीं होता है. जो PAS होता है प्रोटॉन डोनर नहीं होता है. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि PAS प्रोटॉन डोनर नहीं होता है. बात करते हैं PPS की. तो PPS इसका उल्टा होता है. PPS प्रोटॉन डोनर होता है. इसे हिंदी में लिखा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. अब प्रोटॉन डोनर होने नहीं होने से इस पर असर क्या पड़ता है? प्रोटॉन डोनर होने नहीं होने से इस पर असर ये पड़ता है कि जो प्रोटॉन डोनर नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते. जैसे PAS है, PAS सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ी हुई रहती है. और जब SN2 रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि वो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वो SN2 में काइनेटिक सेकंड ऑर्डर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने से SN2 रिएक्शन PAS में, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है सॉल्वेंट के साथ, तो SN2 रिएक्शन बढ़ जाता है. वहीं अगर हम SN1 रिएक्शन की देखें, वो भी हम डिटेलिंग में देखेंगे, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो PPS सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो सॉल्वेंट से बनाता है और वो फेवर करता है SN1 रिएक्शन को, और PAS फेवर करता है SN2 रिएक्शन को. इसको आप नोट कर लें. तो ये इसका रीजन था. अब एक एग्जॉस्टिव नहीं कह सकते, पर हाँ एक मैं आपको 6 PAS बता रहा हूँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. इनको आपको अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि ये याद रहेंगे तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में कभी किसी न्यूक्लियोफाइल के नीचे डला रहेगा तो आपको तो लगेगा जैसे कोई कंपाउंड दे दिया. एक्चुअली वो कंपाउंड नहीं होगा, एक्चुअली वो होगा सॉल्वेंट ही. मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बता रहा हूँ. एग्जाम्पल्स ऑफ PAS. पहला एग्जाम्पल आता है DMSO, डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड. इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना देता हूँ. पहला हो गया. एग्जाम में DMSO भी लिखा सकते हैं, इस तरह की पिक्चर भी बनी आ सकती है, तो वो आपको अपने से लगाना की डिसाइड करना होगा. दोनों में से एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकते हैं. सेकेंड में आते हैं DMF, डाई मेथाइल फॉर्मामाइड. इसका भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ.
अगला हमारे पास आता है, टोटल 6 हैं, DMA, NN डाइमिथाइल एसिटामाइड। ये पूरे SN2 के नोट्स में जो पुराना लेक्चर था उसमें अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप वीडियो के बाद भी नोट्स अलग से देख के बना सकते हैं। अगला है HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। ज़्यादा लंबा नाम, इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बनाना पड़ेगा। ME स्टैंड्स फॉर मिथाइल, पता ही होगा आप लोग को, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ, फोर्थ तो हो गया। एक बहुत फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एसीटोन, नेल पॉलिश में भी यूज होता है। अब ये सब कभी मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में लिखा दिखे तो ये मत समझ लीजिएगा SN2 रिएक्शन में कि कुछ अलग काम करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट का काम करेगा। और उसको घुमा के पूछना हो तो स्ट्रक्चर ही देगा वो आपको। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर तो बन गया। अगला है 6 नंबर पर, लास्ट इस लिस्ट का पार्ट, सल्फोलेट। सल्फोलेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा 6 मेंबर रिंग टाइप होता है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होगा सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उससे आपका SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा वो घट जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप इसे इंपॉर्टेंट एक नोट में डाल लीजिए। व्हेन द nucleophile is negative charged, it increases polarity of solvent, which will decrease the rate of SN2 रिएक्शन। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अब एक रीजन आता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से रेट क्यों घटता है, आपका जो नेक्स्ट नोट बनेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से जो SN2 रिएक्शन का रेट होता है वो इसलिए घटता है कि मैंने बताया कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और दूसरा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ड्यू टू सॉल्वेशन प्रॉपर्टी, PPS due to solvation property decreases the nucleophilicity of nucleophile। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा, न्यूक्लियोफाइल NU माइनस ऐसे में चलेगा। मतलब इससे आपको ये बात समझ आती है कि जितना ज्यादा सॉल्वेशन का एक्सटेंट होगा उतनी लोअर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, और SN2 का रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करता है, पहले बता चुका हूँ। तो SN2 का रिएक्शन रेट कहीं ना कहीं उससे घट जाएगा, तो नोट करिए अगर आपने तक नहीं किया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। SN2 रिएक्शन के सारे फैक्टर्स अभी डिस्कस हो रहे हैं। पिछले बार मैंने बीटा ब्रांचिंग अगर आप लोगों को समझाई थी, स्टेरिक हिंड्रेंस पे कैसे असर पड़ता है, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप।
इफेक्ट चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, उसमें भी मैं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि इफेक्ट SN1 रिएक्शन हो चाहे लेट इट बी SN2, दोनों ही रिएक्शन में जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो फेवर करता है SN2। यही एक चीज है जो SN1 में भी कॉमन रहेगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है दैट देयर इज अ पॉइंट कि जो वीकर बेसिस होते हैं, अब इस चीज को प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया, जो वीकर बेसिस होते हैं इन जनरल वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। नाउ आई विल इलस्ट्रेट दिस विद एन एग्जांपल। वीकर बेसिस, पहले आप नोट कर लीजिए, आर गुड लिविंग ग्रुप्स। अब इस बात को मैं भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। नाउ लेट अस टेक एसिडिटी ऑर्डर, HCl, HBr, HI। ये हमने 4 एसिड लिए हैं, HF, HCl, HBr, HI। अब आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग को पता है, पर इसका एसिडिटी ऑर्डर होता है इस तरह का, HI स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे कम HBr, उससे कम HCl और उससे कम HF। अच्छा, ये एसिडिटी ऑर्डर है, तो जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा बेस, वो वीकर बेस बनेगा। अगर आप इसको इसमें से HF हटा लीजिए तो बन जाएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I माइनस वीक बेस होगा। ये हो गया इनका बेसिक का ऑर्डर। मैंने आपको क्या पॉइंट लिखवाया था? आई हैव मेंशन्ड दैट वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। अब I माइनस वीकर बेस है, तो आप ही सोच के बताइए, वीकर बेस इक्वल टू गुड Lg, Lg स्टैंड्स फॉर लिविंग ग्रुप, वीकर बेस इज इक्वल टू गुड Lg। अब आप ही सोच कर बताइए इसमें से F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। I think now you got to understand that why iodine minus is considered as a good living group. Okay. So इसके अलावा जो लिविंग ग्रुप्स पे कुछ लिस्ट बनाई जाती है, जैसे आपको पता होना चाहिए, और उस तरह के लिविंग ग्रुप्स आ जाएं, जैसे इसमें होता है OTS, OTF, OBS, OMS, तो इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो वो मैं एक लिस्ट आपको बनवा रहा हूँ, आपको वो लिस्ट याद रखनी है, स्ट्रक्चर के साथ बनवा रहा हूँ कि अगर वो आपको कहीं दिखे तो समझ जाएगा दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दे ऑल आर वीक बेसिस एंड ऑन इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि फॉरेन ऑथर्स में भी दिया होगा कि दे आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स अवेलेबल इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एक लिस्ट है, गुड लिविंग ग्रुप्स। ओके, सो स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट, पहले वाले का नाम है ट्रिफ्लेट। ट्रिफ्लेट का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CF3 S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जो सेकेंड है वो है ब्रोसाइलेट। ये बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बट SN2 के कुछ सॉल्वेंट याद करने होंगे, और ये 3-4 जो बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप है उनको याद करना होगा, इसमें बहुत ज़्यादा। S डबल बॉन्ड O, ये भी याद थोड़ा सा सेटअप होना चाहिए, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस इज टर्म्ड एज ब्रोसाइलेट। अच्छा, इनकी ना शॉर्ट फॉर्म भी होती है, OTF होता है, ये OBS होता है, इसको याद रखिए। वो OTF भी लिख के दे सकते हैं, तो भी समझ जाना ब्रोसाइलेट की बात कर रहे हैं, गुड लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन अच्छे से होगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड हो जाएगा ब्रोसाइलेट। क्वेश्चन में सबसे कॉमनली यही मिलता है, मिस्टर आना चाहिए हिमांशु पांडे, कोई भी ऑर्गेनिक की अच्छी बुक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, सबसे ज़्यादा आपको OTS ही दिखेगा, क्योंकि सबसे कॉमनली न्यूक्लियोफाइल। ब्रोसाइलेट वगैरह भी अच्छा है, पर क्वेश्चन में जनरली यही बनता है। CH3 S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ब्रोसाइलेट।
इसकी शॉर्ट फॉर्म है OTS। OTS हम लोगों को लगेगा OTS क्या, OTS है गुड लिविंग ग्रुप, इसके अलावा इसका और कोई रोल नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर मूविंग ऑन टू द फोर्थ। मिसाइलेट इसका नाम है, मैंने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की वीडियो करती थी, का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इनके स्ट्रक्चर याद रखने के कुछ छोटे से ट्रिक हैं। जैसे अगर आपको मिसाइलेट का आप याद कर लीजिए तो मिसाइलेट का याद हो जाएगा बेंजीन रिंग हटा देना। ट्रिपलेट का क्या है, ट्रिपलेट फ्लोरीन है। अगर जैसे मिसाइलेट का याद है तो H हटा के वहाँ पर हम F लगा सकते हैं। जैसे मिसाइलेट में H है ना, मिथाइल टाइप कुछ आप याद रखिए, तो बस H हटाना है और H3 की जगह F3 लगा देना, क्योंकि F से है तो ट्रिपलेट का याद हो जाएगा। टोसाइलेट का याद है तो मिसाइलेट का याद हो जाएगा, बेंजीन रिंग हटा देनी है। और ब्रोसाइलेट में कुछ नहीं करना, अगर टोसाइलेट बस आप टोसाइलेट याद कर लीजिए, बाकी सब टोसाइलेट याद है तो इसमें बेंजीन रिंग हटा देनी है, फिर मिसाइलेट याद हो जाएगा, मिसाइलेट याद हो जाएगा तो H3 हटा देना, F3 तो ट्रिपलेट हो जाएगा। और टोसाइलेट याद है तो CH3 की जगह Br लगा देना, तो वो आपका ब्रोसाइलेट हो जाएगा। तो हो गया मिसाइलेट और इसका हो गया OMS। ये कंप्यूटर है सबसे कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है टोसाइलेट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मूविंग ऑन टू द वन मोर पॉइंट, इफेक्ट ऑफ concentration and strength of nucleophile। अभी जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही है वो SN2 के लिए हो रही है। आज के लेक्चर में आपका SN2 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन वी विल हैव ऑन SN1 रिएक्शन, और फिर SN1 भी शायद 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस सेशन लेंगे क्वेश्चंस का। SN2 का जो रेट होता है रिएक्शन का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 2 गुना होगा ये डबल होगा, रेट डबल होगा, ये 3 टाइम्स होगा, रेट भी 3 टाइम्स होगा। अब बात ये है कि हम रेट में उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो RDS में इन्वॉल्व होती हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता तो हम न्यूक्लियोफाइल को नहीं लेते, पर क्योंकि वो है तो हम उसको ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पहले बता चुका हूँ कि ये बढ़ेगा कंसंट्रेशन और ये स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैंने पहले भी जब पोलर एप्रोटिक बताया था, और ये पोलर एप्रोटिक में वो स्ट्रॉन्ग रहता है, पोलर एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है, SN2 का रेट घट जाता है। तो जो रेट है वो दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यू लिखा न्यूक्लियोफिलिसिटी, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतना अच्छा रेट। अब वैसे क्वेश्चन एग्जामों में तो नहीं आया, पर जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता होना जरूर चाहिए कि कभी आ जाए, आने को कुछ भी आ सकता है। इस ऐसा क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। एक न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। क्वेश्चन में PPS दिया हुआ है, PES दिया हुआ है, ऑर्डर आपको लिखना है। ऑर्डर आपको लिखना है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब बहुतों को लगता होगा कि ऑर्डर सेम होता है, पर एक्चुअली दोनों में ऑर्डर अलग अलग होता है। जब पोलर एप्रोटिक की बात होती है, whenever we talk about polar aprotic solution, तो उसमें ऑर्डर रहता है ये। और जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात होती है तो उसमें ऑर्डर रहता है ये। अभी मैं जब ये SN2 खत्म होगा तभी मैं इसी लेक्चर में भी बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में अंतर क्या है, प्लस दोनों को निकालना कैसे है, दोनों में कैसे रिलेशन होते हैं। तो अभी हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी।
बेसिसिटी। ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत लोगों को सेम भी लगता है पर अंतर है। बेसिसिटी इज द टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट H+। जब कोई न्यूक्लियोफाइल H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा तब वो बेसिसिटी में आ जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है न्यूक्लियस लविंग, इसमें मैंने पहले बताया था। जब H+ निकलेगा किसी इसमें रिएक्शन में तो समझ लेना कि वहाँ बेसिसिटी यूज हुई है। लेकिन जब अगर न्यूक्लियस लविंग है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है किसी और चीज की, तो वहां पर आ जाएगा न्यूक्लियस लविंग नेचर, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के ऑर्डर की। पहले बात करते हैं along a period in periodic table, along a period। along a period क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी, ये रूल है, इसका मार्क कर लीजिए। अलोंग अ पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बेसिसिटी के इक्विवेलेंट होती है। जैसे अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जो एक पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनको हम नियरली सेम साइज का मान लेते हैं। तो अगर उसमें हम इस तरह का क्वेश्चन लिखें कि CH3- NH2- OH- और F-, ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो जब ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है, इनमें जब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों की बात होगी तो दोनों में ऑर्डर ये होगा, दोनों में अलग अलग में। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं अलोंग अ ग्रुप। अलोंग अ ग्रुप क्या होता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा फिर सोचिए। अलोंग अ ग्रुप क्या होता है, ये दोनों चीजें बदल जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डज नॉट पैरेलल्स बेसिसिटी, उसमें उल्टा ऑर्डर चलता है। उल्टा ऑर्डर चलने का मेन रीजन होता है, जैसे अगर PHS- है और PHO- है, तो ड्यू टू बेटर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन अ बिगर एटम, S- बड़ा है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। सेम चीज होती है SH- OH-, इसमें भी यही रहता है। अगर एक ही आप ग्रुप में चलिएगा तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बराबर नहीं होंगी, दोनों अलग अलग होंगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज और आती है, एक पॉइंट और है, इफ nucleophilic atoms are same, then also nucleophilicity parallels बेसिसिटी। अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है तब भी आप यही रूल लगाएगा। जैसे इसमें तो अलग थोड़ी एक ग्रुप की बात हो रही थी और वो एक पीरियड की बात हो रही थी, पर अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है, जैसे OH-, PHO-, CH3 C11O-, अगर मैं आपसे इनका बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं तो उसका ऑर्डर होता है इस तरीके से, OH- ग्रेटर देन PHO-, CH3 COO-। एसिडिटी में जब लगेगा तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि H2O से स्ट्रॉन्गर हो जाता है फिनॉल, फिनॉल से स्ट्रॉन्गर हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एसिटिक एसिड दिया होगा।
तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम पीरियड एलिमेंट्स देन इट पैरेलल्स बेसिसिटी, और अलोंग द पीरियड जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। CH3 माइनस की जैसे ज़्यादा है, NH2 माइनस की कम है, OH माइनस की ज़्यादा है, F माइनस की CH3 माइनस की कम ज़्यादा है, NH2 माइनस से उससे कम है OH माइनस की, और उससे कम है F माइनस की। उसी तरह से अगर अलोंग ग्रुप बात करेंगे तो वहाँ पर हम ये रूल नहीं लगाते, वहाँ पर हम रूल लगाएंगे साइज का देखेंगे, ड्यू टू बेटर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज पीएच एस माइनस या जो भी बड़ा एटम है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। और अगर डोनर एटम, मतलब डोनर कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है वो सेम साइज के हैं, वो सेम है, सेम साइज के नहीं, इनफैक्ट सेम है, जैसे OH माइनस में O है, PHO माइनस में O है, और CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव में भी O है, तो इन जब तीनों में न्यूक्लियोफिलिक एटम भी सेम होगा तब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो बेसिसिटी के पैरेलल होगी। तो दो केस में पैरेलल होती है, अलोंग द पीरियड याद कर लीजिए, और अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है। और अलग कब होगी, जब हम सेम ग्रुप की बात करेंगे। और एक बात और है जो लास्ट पॉइंट है कि अगर जो न्यूक्लियोफाइल है, इफ इट इज बल्की एंड स्टेरिकली हैंडल्ड, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं आपको दो एटम्स दूं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, CH3C, CH3, CH3 O नेगेटिव, CH3 O नेगेटिव दोनों। एक्चुअली क्या ये एक मतलब एक अलग बेसिसिटी से रूल इसलिए चला गया क्योंकि जब ये मिथेनॉल बन जाएगा और ये 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो मतलब ये इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये वीकर बेस होगा, मतलब इसका जो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है O नेगेटिव, जब इस पर इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बढ़िया बेस है। वैसे आप देख रहे हैं तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, 3 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा बढ़िया बेस है। तो उसके अनुसार तो अगर डोनर एटम सेम होते हैं, जो हमने पहले रूल पढ़ा था, तो उस हिसाब से तो बेटर एसिड ये होना चाहिए था, मतलब बेटर एसिड नहीं बोल रहा, बेटर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये होना चाहिए था। पर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के जैसे रीजन आ जाते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के रीजन की वजह से ये ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका ये रीजन है। अब एक और ऑर्डर है, वो भी प्री डिफाइंड ऑर्डर, इसमें मैं एज इट इज लिखा रहा हूँ। जो भी मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें कुछ न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, जैसे ऐसा ग्लांस होता होना चाहिए। ये प्री डिफाइंड ऑर्डर है, इसकी ऑब्जर्वेशंस लैब में मिली साइंटिस्ट को, तो जो निकाले। लॉजिकली भी आप सोचेंगे तो बहुत सारे तो आपको आ जाएंगे समझ, क्यों ये है या क्यों वो है। सो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर आ जाए कभी बहुत डायरेक्ट अगर क्वेश्चन तभी होगा। Now moving on to the next and the most important topic for SN2 reaction is, if you have heard or not, I don't know, but it's a very important topic in SN2 reaction, and it's neighboring group participation, neighboring group participation। So इसमें हमारे 3 केस बनेंगे टोटल नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के। एक में हम ऑक्सीजन एज ए नेबरिंग ग्रुप लेंगे, एक में हम नाइट्रोजन एज ए नेबरिंग ग्रुप लेंगे, 3 इनफैक्ट ज़्यादा बनेंगे। एक में हम सल्फर एज ए नेबरिंग ग्रुप लेंगे,
एक में हेलोजन एज ए नेबरिंग ग्रुप लेंगे और एक में हम लेंगे एरोमेटिक रिंग एज ए नेबरिंग ग्रुप। ये पांचों नेबरिंग ग्रुप समझाने के बाद आपका जो ये एनजीपी का पार्ट है, जिसको एनजीपी के नाम से बुलाया जाता है, वो कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आपका SN2 रिएक्शन का जो पूरा है वो भी खत्म हो जाएगा। SN2 रिएक्शन की जो थ्योरी थी जितनी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। पहला केस लेते हैं, ऑक्सीजन एज Ng नेबरिंग ग्रुप। एक सबस्ट्रेट ले रहे हैं, इसका रेट अगर आपसे पूछा जाए कि SN2 में इसका रेट ज़्यादा होगा, एक सिंपल एल्काइल हाइड हमने लिया जिसमें कोई नेबरिंग ग्रुप नहीं है, नॉर्मल मिथाइल विथाइल लगे हुए हैं, या इस क्वेश्चन में इसका रेट ज़्यादा होगा, तो आपको ये बॉक्स भरना है कि किसका रेट इन दोनों में से ज़्यादा होगा। तो अगर एनजीपी का कंसेप्ट पता है तभी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि अगर इन दोनों में हम देखेंगे तो जो ये है इसका रेट ज़्यादा होगा, उसके पीछे रीज़न है ड्यू टू एनजीपी। अब ये होता क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म। हमारा सबस्ट्रेट है पहला वाला, दूसरा वाला जो सिंपल सबस्ट्रेट है उसमें तो कुछ एक्सप्लेन नहीं। इसमें क्या हो रहा है वो आप देखिए, इसमें हमने डाला OH-। जैसे ही हमने इसमें OH- डाला तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट तो यही होगा, उसकी बात है, Cl हटेगा और यहाँ पे तो जो था वही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ये O होगा, सॉरी यहाँ पे कार्बन आएगा एक, छोड़िए इसको काट दीजिए, मैं नीचे बना देता हूँ, ये बनेगा सेम एज इट इज रहेगा, बस OH आ जाएगा। अब होगा क्या, इतना आपको पता है कि यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो गुड लिविंग ग्रुप तो ऐसे भी SN2 रिएक्शन जो होता है उसको फेवर करेगा, तो गुड लिविंग ग्रुप SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा तो Cl- हटेगा। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन होता है। अब इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन कैसे होता है वो आप समझिए, CH3 CH Cl CO नेगेटिव डबल O। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में भी PDF डाल रखी है, वहाँ से भी देख सकते हैं, फिर आप समझ लीजिए। अभी गुड लिविंग ग्रुप है, इसमें OH- हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल डाला है, तो जब ये Cl हटेगा यहाँ से, जब Cl यहाँ से जाएगा, तो जब भी कभी हमें अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अगर पॉसिबिलिटी आती है तो पहले हमेशा हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवाते हैं। ऐसा आपने हाइड्रोकार्बन की भी बहुत रिएक्शन में देखा होगा, यहाँ पे रिंग विंग कुछ बन जाएगी। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे ही हटेगा यहाँ पर कुछ पार्शियल चार्ज आना शुरू होगा, तो ये अपना O- देके इस पर अटैक कर देगा। इसके अटैक से कुछ आपका इस तरह का सबस्ट्रेट बन जाएगा, ये बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। अभी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल सबस्ट्रेट नहीं होगी, 3 मेंबर रिंग बनी, पर अटैक होगा, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा, OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये वापस जाएगा और OH- इस पर अटैक करेगा, अटैक से बन जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट था CHOH। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर उन्होंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल इसी तरह का कंपाउंड है, मतलब इस तरह कुछ भी इसमें ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है, और उन्होंने पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इस कंपाउंड की पहली कॉन्फ़िगरेशन R थी, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन R होगी, S होगी, या फिर कैनॉट बी डिटरमाइंड होगी, या मतलब कुछ और उन्होंने ऑप्शन दे दिया, ढूंढना तो R और S में से कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो R होगी या तो S होगी कॉन्फ़िगरेशन। मान लो अगर पहले से R होगी, तो आप ये देखो, मैंने ये बताया था कि SN2 रिएक्शन कंप्लीट इन्वर्जन होती है और हमेशा होती है, जब भी SN2 रिएक्शन होगा कंप्लीट इन्वर्जन होगी। तो बहुत बच्चे सोचेंगे SN2 रिएक्शन है कंप्लीट इन्वर्जन होगी तो R है तो S हो जाएगी, और वहां पर आंसर हो जाएगा आपका गलत, बिकॉज व्हेन वी लुक ओवर टू द रिएक्शन इट हैज अंडरगॉन SN2 रिएक्शन 2 टाइम्स, ट्वाइस, 2 बार इसमें SN2 रिएक्शन हुई है।
तो 2 बार SN2 रिएक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है पहले बार में और फिर दूसरी बार भी चेंज हुई। तो दूसरी बार जब चेंज हुई होगी तो वो पहली वाली रिएक्शन आ गई होगी। इसलिए जब भी ऑक्सीजन एज ए नेबरिंग ग्रुप होता है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इन NGP व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज अ नेबरिंग ग्रुप as discussed above, there will be retention of configuration। कैसे हुआ? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आई गया होगा, क्योंकि 2 बार SN2 अटैक हुआ। इन केस पहले में मतलब मान लो R था, R पर फिर अटैक हुआ O माइनस का, हो गया S हो गया, फिर अटैक हो गया OH माइनस का, फिर R हो जाएगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्जन ओवर हर बार होगा। तो ये पॉइंट एक ध्यान रखिएगा, बिकॉज इफ 2 सक्सेसिव SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम कार्बन तो रिटेंशन होगी। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक भी समझ आ गया होगा, क्योंकि SN2 में हमेशा कंप्लीट इन्वर्जन होता है। सो ड्यू टू द फैक्ट दैट SN2 रिएक्शन ऑलवेज अंडरगोज अ कंप्लीट रिएक्शन, सो फॉर 2 SN2 reactions occurring on the same carbon atom, ये सेम पर हुई है इसलिए। मान ली यही रिएक्शन किसी और एटम पर होती तब नहीं होता, क्योंकि सेम कार्बन पर 2 बार SN2 हुई है, फिर तीसरी बार हो जाती तो फिर कॉन्फ़िगरेशन पहली वाली नहीं रह जाती, तब चेंज हो जाता। लेकिन क्योंकि 2 बार हुई है और सक्सेसिव हुई है तो रिटेंशन होगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, वहां से रिप्लाई कर दूंगा। अगला पॉइंट आता है, मैंने आपको पहले बताया था ऑक्सीजन, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एज अ NG, नाइट्रोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। अब जब नाइट्रोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप की बात करेंगे तो क्या होगा? जब भी हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो एक कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 N CH3 CH CH3 Br। फंक्शनल एलोजेंस फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। हमने फिर डाल दिया OH माइनस। अब OH माइनस डालने पे जो इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका एक बार हम मैकेनिज्म चेक करते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगा? ऐसे CH3 CN कार्बन थोड़ी ना, ये तो है CH3 N से यहाँ मैं 2 लगाना भूल गया, CH2 CH CH3 Br। यहाँ पर क्या होगा? पहले होगा इंट्रामोलिकुलर SN2, सेम जो पहले वाले में हुआ था ना, वो सेम चीज इसमें भी होगी, इंट्रामोलिकुलर SN2। कहाँ होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया होगा। ये निकलेगा, इस पे पार्शियल आएगा और ये अपना लोन पेयर जो है उससे इस पर अटैक करेगा। जब इस तरह का होगा तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनकर आएगा, CH2, यहाँ पर N पे पॉजिटिव चार्ज होकर N के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, CH3 CH3 CH2 CH3। अब इस पे अटैक होगा OH माइनस का। अब इस टाइम क्या होगा? ये कार्बन जो है वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मतलब एक सिंगल H होगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, सिंगल H होगा, उनके 4 ही बॉन्ड होते हैं ना। अब क्या होगा? ये इस तरह से रिएक्शन हो गया, OH माइनस हमने डाला। अब OH माइनस का अटैक क्या होगा? 2 डिग्री पे नहीं होके 1 डिग्री कार्बन पर होगा, मतलब इस पर होगा, और ये ग्रुप यहाँ से ऐसे N हट जाएगा, ये हो जाएगा CH2 NCH। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत थी ना, और ऐसे भी SN2 रिएक्शन है, CH3। पहले वाले केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी, पहले वाले केस में किसी भी प्रकार की स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी। प्लस पहले वाले से मत कंफ्यूज हो जाना कि मतलब पहले वाले पे क्यों नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ था? पहले वाले में ये जो 2 कार्बन थे इस पे डबल बॉन्ड होता, तो इस पे तो अटैक कर कोई चांस आता ही नहीं,
इस पे तो कोई अटैक करने का चांस आता ही नहीं। इसमें क्या है, इसमें दोनों में से किसी पर अटैक हो सकता है क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक करेगा तो CH2OH यहाँ लग जाएगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इस पर अटैक होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं वापस है, क्योंकि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है तो इस पर अटैक होगा। इसके ऊपर देख रहे हो 2 ग्रुप इस साइड से लगे, ऊपर से ग्रुप लगा, अटैक बैक साइड होना है, तो बैक साइड इसके लिए इजीली अवेलेबिलिटी ये है। इस रिएक्शन में क्या था, इससे मत कंफ्यूज होना कि इस पे क्यों नहीं हटा, इस पर अटैक क्यों होगा, ये तो कोई किसी इंट्रामोलिकुलर SN2 में है ही नहीं, तो बेचारा अपना देखो अलग पड़ा हुआ है, तो इस पे उस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये CH और ये N हो जाएगा, फिर उस पर 2 Me और 2 Me से लगे रहेंगे, तो ये हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन R थी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। पहला ऑप्शन है R, दूसरा है S, तीसरा है नन ऑफ दिस और चौथा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में होगा तो आंसर बताइएगा, वैसे मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा, अगर R थी तो S हो जाएगा। अब रीजन सुनिए, इस पे जब इंट्रामोलिकुलर, मैंने बोला SN2 रिएक्शन सक्सेसिव 2 बार होंगे तब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आएगी, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक SN2 रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद जो सेकंड SN2 रिएक्शन हो रहा है वो इस कार्बन पर हो रहा है, ना कि इस कार्बन पर हो रहा है। यू आर गेटिंग पॉइंट आई थिंक। अगर इस कार्बन पर हो जाता दोबारा, तब जो आप सोच रहे थे कि R है तो S था तो फिर RE हो जाएगा, वो केस सही था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, दोनों अटैक इसी कार्बन पर हुए, पहले इंट्रामोलिकुलर SN2 अटैक भी इसी पर हुआ, उसके बाद OH माइनस का अटैक भी इसी पर हुआ, तो वो क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, दूसरे कार्बन पर अटैक हो गया, तो यहाँ पर इन्वर्जन नहीं, सॉरी रिटेंशन नहीं, ये बन जाएगा इन्वर्जन का केस। तो आपको 2 केस पढ़ाया, एक पढ़ाया इन्वर्जन का, एक पढ़ाया रिटेंशन का। पहला जब नाइट ऑक्सीजन एज ए नेबरिंग ग्रुप होगा, क्योंकि 2 सक्सेसिव SN2 रिएक्शन हुए हैं, तो उसमें हो जाएगी रिटेंशन। और दूसरे वाले में 2 सक्सेसिव नहीं हुए भी तो अलग अलग कार्बन पर हुए हैं, पहले इंट्रामोलिकुलर SN2 एक कार्बन पर हुआ है, उसके बाद दूसरे कार्बन पर वो हुआ है, SN2 रिएक्शन हुई है OH माइनस की। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस, सल्फर एज अ Mg। अब सल्फर एज Mg में क्या केस आता है वो ध्यान से सुनिएगा। जब whenever we take सल्फर एज एक इस तरह का सबस्ट्रेट आप लोग को दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सल्फर की लोन पेयर भी HCl है, OH माइनस है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ Cl लगा हुआ है। अब इस केस में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो भाई पिछले रिएक्शन में देखा था, जैसे जैसे उस पर अटैक हुआ, इस कार्बन को स्टार मार्क कर दीजिए। पहले तो इसमें जब ये जाएगा तो ये यहाँ पर अपना अटैक कर देगा, अटैक करके ये बनाएगा क्या, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेम कार्बन पर जो OH माइनस है, इंट्रामोलिकुलर अटैक के बाद जिस कार्बन पर उसने किया था उसी कार्बन पर वो करेगा। अब ये जरूरी नहीं कि इसी कार्बन पर करे, दोनों कार्बन सेम है, वो इस पे भी कर सकता है, वो इस पे भी कर सकता है। तो इस केस में हमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट हो जाएगा HCH3H OH प्लस, अगर वो बॉन्ड यहां से टूट गया तो देखने को मिलेगा HOH SH3H, ठीक है। और वो जो स्टार मार्क वाला कार्बन था, वो स्टार मार्क वाला कार्बन ये है, देख रहे ना, मैंने यहाँ स्टार मार्क कर रखा है, एक कार्बन को यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है ब्लैक से, वो स्टार मार्क वाला कार्बन है। ये दोनों साइड से, किसी साइड से भी खुल सकता है, दोनों तरफ बराबर ही कार्बन है, इधर भी खुल सकता है उधर भी खुल सकता है। तो उस केस में आपके पास क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों प्रोडक्ट्स, मतलब मिरर इमेज हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पर ये अलग हो गया, अगर ये कार्बन ये होता तो मिरर इमेज होता तो इनैचुरल वाली कुछ चीज़ें आती, पर वो सब यहाँ पे कुछ नहीं है।
क्योंकि ये कार्बन अलग है। और इसमें एक नोट बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसे एज अ क्वेश्चन लिखिए, हैशटैग विल दिस कंपाउंड, मैं नीचे कंपाउंड लिख रहा हूं, शो NGP। आपके पास कंपाउंड है, SH3 ClH OH माइनस। अभी बताइए क्या ये कंपाउंड दिखाएगा? द आंसर इज yes. Those who are saying yes are absolutely incorrect because the answer is no. And why the answer is no? Because for NGP to take place, the nucleophilic atom and the leaving group should be at anti position. प्रीवियस केस में देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिक एटम जिसने अटैक किया, इंट्रामोलिकुलर SN2 जिसने किया, और जो लिविंग ग्रुप था वो दोनों एंटी पोजीशन पर थे। पर इस केस में देखिए, इस केस में वो दोनों एंटी पोजीशन पे नहीं है, जबकि होना चाहिए था दोनों का एंटी पोजीशन पे। तो ये काम करेगा ओनली एट एंटी पोजीशन। लिख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक एटम, इसका रीजन एंड LG लिविंग ग्रुप शुड बी एट एंटी पोजीशन। इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ केस, आई गेस। हेलोजन एज नेबरिंग ग्रुप। अब जब हेलोजन एज ए नेबरिंग, अभी तक हमने देखा ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन में रिटेंशन हुई, नाइट्रोजन के केस में इन्वर्जन हुआ, SH3 माइनस के केस में क्या हुआ, दो प्रोडक्ट्स बने। तो जब SH3 माइनस में यहाँ पर अटैक हुआ, तो यहाँ देख रहे हैं, तब तो रिटेंशन हुई होगी, लेकिन जब यहाँ नहीं अटैक हो गया, यहाँ अटैक हो गया, तब इन्वर्जन हुई होगी कॉन्फ़िगरेशन की। फिर हमने क्या रूल देखा कि अगर वो एंटी पोजीशन पर होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ वायलेट कर जाती है, वहाँ पर NGP इफेक्ट नहीं शो करेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये कंपाउंड मिलता है, कोई सिंपल कंपाउंड मिलता है, कोई और अल्काइल एलिमेंट मिलता है, जहाँ पर मान लीजिए मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका रिएक्टिविटी रेट उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर NGP आ जाएगा। NGP हमेशा रिएक्शन रेट को SN2 के बढ़ाता है। बताइए हेलोजन एट नेबरिंग ग्रुप, एक कंपाउंड में ले रहा हूँ, सेम कंपाउंड आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, ऐसे भी आप देख सकते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिएक्शन वी गेट टू ऑब्जर्व दैट इसमें क्या होगा, जो चीज़ इसमें मैंने बताई ना कि एंटी पोजीशन पर होनी चाहिए, वो सेम चीज़ यहाँ भी लगेगी। और इसलिए यही रीज़न है कि यहाँ पर सिस कंपाउंड होता है, अगर दोनों साइड लिविंग ग्रुप और जो न्यूक्लियोफिलिक एटम होता है वो सेम जगह होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, NGP नहीं लगेगा। तो आगे मैं नोट में लिखवा दूंगा। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले इंट्रामोलिकुलर SN2 होगा, ये OBS आपको भी पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बस हाईलाइट होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये अटैक कर देगा। ये आ गया, OH माइनस डला हुआ, ये यहाँ पर OH माइनस, ये ऐसे जाएगा, OH माइनस इस कार्बन पर अटैक कर देगा। जो भी रेस्टोरिकली इंडोड होगा, इस केस में दोनों इक्विवेलेंट थे, तो नीचे यहाँ OH, क्योंकि अटैक बैक साइड से होता है, अटैक नीचे से होगा, तो यहाँ पर I लग जाएगा और ये OH हो जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट बना लीजिएगा कि कभी भी सिस कंपाउंड में नो NGP इन सिस कंपाउंड, ये सिर्फ ट्रांस में देखने को मिलेगी व्हेनेवर हेलोजन इज एट अ नेबरिंग पोजीशन। तो तब आप NGP मत लगा दीजिएगा। अगर कंपाउंड सिस only a trans position it will be applicable. So moving forward, taking the last case of NGP, the final case,
एरोमेटिक रिंग एज Ng। बेंजीन रिंग लगी हुई, एक स्टार मार्क्ड कार्बन, यहाँ पर हमने OH माइनस डाला। अब होना क्या वो आप देखिए, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलिए मैकेनिज्म समझा देता हूँ, प्रोडक्ट्स आपको समझ आएगी। फिर मैकेनिज्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैकेनिज्म। ध्यान से देखिएगा वरना समझ नहीं आएगा। ये Br है और ये स्टार मार्क्ड कार्बन है। Br जाएगा, यहां से क्या आएगा, जो ये वाला डबल बॉन्ड है वो खुल जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड जैसे ही जाएगा यहाँ पर कर देगा अटैक से आपको कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट बन जाएगा। बेंजीन रिंग में कैसे भी ले सकते हैं, मैंने इस साइड से ले लिया, फिर दूसरे में तो वो कोई इशू नहीं है। इस तरह से यहाँ से मैंने एक्चुअली मान लिया कि यहाँ बॉन्ड था, वो सारे फिर वो वैसे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करके टूट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ से टूटे या फिर यहाँ से टूटे। अगर वापस वो यहीं से टूट गया, OH माइनस का अटैक इन केस इसी कार्बन पर हो गया, तो यहाँ जो कंपाउंड बन जाएगा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जैसे अगर ये वाला रिएक्शन देते हैं ना कि बेंजीन का, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मतलब पेपर ये वाला आपने जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डाल के इसको ज्वाइन करा के बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, रेजोनेंस करानी होती है। फिर रेजोनेंस में देखना पड़ता है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये ऐसे है, ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे, ये ज़्यादा सेफ करेगा। इस तरह की बेंजीन रिंग मैंने उसकी ली थी। तो आपके इसमें क्या है कि जब यहाँ पर आएगा तो फिर आपको रेजोनेंस करके यहाँ लाना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ। तो उसमें ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज नॉट फाउंड, तो उसमें से फिर देखना कि कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनता है। रेजोनेंस में करा के देख लेना कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स पॉसिबल है, क्योंकि इंटरमीडिएट्स पे क्वेश्चन आ चुका है, तो पूछा भी जाता है। तो अगर इस साइड से ये टूट गया और यहाँ पे अपना चार्ज छोड़ गया, तो ये जो ये पॉजिटिव चार्ज है, OH यहाँ आके लग जाएगा। अगर इस साइड की वजह से ये इस साइड से टूट गया, उस केस में क्या होगा, OH माइनस, ये तो एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। एरोमेटिसिटी गेन करना ही स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो कंपाउंड हमेशा वही काम करता है जैसे स्टेबिलिटी बढ़े। तो ये और ये ऐसे OH दोनों कंपाउंड में मेरे ख्याल से अंतर समझ आ गया होगा। एक में जो OH लगा है वो जस्ट एडजेसेंट स्टार मार्क्ड कार्बन के लगा है, एक में स्टार मार्क्ड कार्बन से एक स्टेप दूर होकर OH लगा है। रीजन क्या था कि जब ये इंटरमीडिएट बना तो ये बॉन्ड दोनों तरफ से खुल सकता है, इधर से भी खुल सकता है, उधर से भी खुल सकता है। तो जब इधर से खुलेगा तो ये वाला केस बनेगा, जब इस साइड से खुलेगा तो ये वाला केस बनेगा। तो ये फाइनल था जो एसिड रिएक्शन का था। अब एक बार जो जितनी भी चीज़ें हमने करी है उसको बस शुरू से लेकर आखिर तक समराइज करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक्ड अपॉन द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सॉल्वेंट के इफेक्ट से चीज़ों को ख़त्म करवाया था। सॉल्वेंट के इफेक्ट से खत्म करवाया था कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करता है, क्योंकि वो प्रोटॉन डोनर नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। और PPS जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और सॉल्वेशन के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी तो SN2 रिएक्शन का रेट घटेगा, और इसका एक रीजन यहाँ भी आप मेंशन कर लीजिए। H बॉन्डिंग, और यहाँ भी लिख लीजिए H बॉन्डिंग, इसमें यस, इसमें नो। जो पोलर एप्रोटिक होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ H बॉन्डिंग नहीं करते, प्रोटॉन डोनर्स नहीं होते हैं। पोलर प्रोटिक होते हैं वो H बॉन्डिंग करते हैं, प्रोटॉन डोनर भी होते हैं, और सॉल्वेशन के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का था लास्ट में, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने जब कंक्लूड किया था तो मैंने वहाँ बीटा ब्रांचिंग की बात की थी कि स्टेरिक एंट्रेंस का कैसे होता है। फिर ये सेकंड इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। फिर उसमें एग्जांपल है कुछ, मैंने आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखवाया, जैसे मैंने आपको DMSO लिखवाया, DMF लिखवाया, DMA लिखवाया, HMPA लिखवाया, फिर सबकी फुल फॉर्म
फिर इनके स्ट्रक्चर्स बता दिए। जैसे मान लो कभी कोई न्यूक्लियोफाइल जिसमें OH माइनस ऐसे लिखा हो और नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर बना हो, तो आप लोग सोचोगे कुछ इसका करना है, इसका कुछ नहीं करना, दिस इज जस्ट अ सॉल्वेंट, दिस इज जस्ट अ सॉल्वेंट टेकन इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फेवर SN2 रिएक्शन। अच्छा, ये इनके स्ट्रक्चर्स आप एक बार ध्यान से देख लो, अगर नोट नहीं किए तो कर लो, कहीं कैमरे में पूरा आया नहीं होगा तो वैसे। उसके बाद दो स्ट्रक्चर्स और बच गए थे एसीटोन के, सल्फोलेट के, वो दोनों हम लोगों ने कर लिए। फिर व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव चार्ज इट इंक्रीजेस पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच विल डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। में पहले आपको बता दिया था कि सॉल्यूशन के कारण पोलैरिटी बढ़ती है, पोलैरिटी से SN2 का रिएक्शन SN2 का रेट डिक्रीज होगा। और PPS ड्यू टू सॉल्वेशन बता चुका हूँ। तो इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप SN1 रिएक्शन चाहे SN2 हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम SN1 रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, दोनों में घटते हैं। और एक मैंने कंसेप्ट बताया कि वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, उसको मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। एसिडिटी का ये ऑर्डर होता है, आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा आ जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना वीक उसका कॉन्जुगेट बेस। फिर अगर ये I- वीक बेस है तो मैंने आपको लिखा रखा कि वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो वो आपको यहाँ से एक्सप्लेन होगा कि वाई वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। ओके, इसके बाद फिर कुछ गुड लिविंग ग्रुप की एक लिस्ट बनवाई थी, इसमें सबसे कॉमन आपको यूज मैंने बताया था टोसाइलेट, और इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में लग रहा हुआ आज तो आपको लगेगा मतलब इतने बड़े कंपाउंड से क्या होगा, कहीं या इसी का उलझे रहे गोलमाल में, असल में कुछ नहीं है। दीज आर जस्ट द गुड लिविंग ग्रुप्स, ट्रिफलेट, ब्रोसाइलेट, टोसाइलेट, मिसाइलेट। मैंने बोला आप टोसाइलेट याद कर लीजिए, बाकी अपने आप हो जाएंगे। जैसे टोसाइलेट याद हो गया, बेंजीन हटा दीजिए, मिसाइलेट याद हो जाएगा। टोसाइलेट याद हो जाइए, CH3 हटा दीजिए, ब्रोसाइलेट याद हो जाएगा। और मिसाइलेट पहले याद हो चुका है तो उसमें H3 की जगह F3 लगा लीजिए। इनके शॉर्ट फॉर्म्स थे OTF, OBS, OBS, OTS और OMS। उसके बाद फिर इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मैंने पहले बताया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो जैसे जैसे ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। RDS में इन्वॉल्व होता है तो कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों पे इसका असर अच्छा खासा पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन कर रहा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है F-, Cl-, Br-, I-, ये PPS में क्या होगा और PAS में क्या होगा। तो PAS में ये ऑर्डर चलेगा, PPS में ये ऑर्डर चलेगा। इन जनरल जब भी देखा जाता है ग्रुप में तो हम यही ऑर्डर लिखते हैं, पर अगर आपने उससे कभी स्पेसिफाई करके पूछ दिया, कभी भी अगर आपके पास सिंपल है कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बता, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द बिगर एटम इज मोर पोलराइजेबल ड्यू टू बेटर डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जितना बड़ा एटम उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम पर फैल सकता है। तो इन जनरल अगर ऑर्डर आएगा तो ये होगा ऊपर PPS वाला। पर अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि PPS और PES में बताओ, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें ये होगा, इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो आप जनरल ऑर्डर याद कर लीजिए और याद कीजिए कि वो PPS का है, PAS आएगा तो हम उल्टा कर देंगे। फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी को कंपेयर कैसे करना है वो आपको थोड़ा समझाया। जैसे न्यूक्लियस, और पहली बात है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी इज द टेंडेंसी टू एक्सट्रैक्ट H+, वो H+ को एक्सट्रैक्ट करता है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, वो कहीं भी जहाँ पे पार्शियल चार्ज आएगा वहां अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल H+ को एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है, इट एक्ट्स एज अ बेस, तो ये आपको याद रखना है। फिर तीन चीजें बताएं कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर अगर आपको अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ पीरियड और सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम में देखने होंगे तो उसमें क्या करना है। अगर अलोंग अ पीरियड चल रहे हैं, अलोंग अ पीरियड है, तो अलोंग अ पीरियड में ये वाला ऑर्डर आएगा। जैसे नियरली हम मान लेते हैं कि अलोंग अ सेम पीरियड साइज और नियरली सेम होते नहीं है, हम ऑर्डर में भी लगाते हैं अलोंग अ पीरियड साइज में, पर हम मान लेते हैं कि एक पीरियड के एलिमेंट्स है साइज सेम होंगे। तो उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी होगी वो अलोंग अ पीरियड डिक्रीज होगी। ऐसे अलोंग अ पीरियड डिक्रीज और अलोंग अ ग्रुप इंक्रीज। बेसिसिटी का ऑर्डर इन दोनों में उल्टा हो जाता है। बेसिसिटी में होगा कि ये बेटर बेस होगा, ये वीकर बेस होगा, पर जब एसिडिटी की बात आएगी ड्यू टू बेटर डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन अ बिगर एटम, न्यूक्लियोफिलिसिटी डज नॉट पैरेलल बेसिसिटी एंड ड्यू टू मोर पोलराइजेबिलिटी PHS- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन PHO नेगेटिव। फिर एक क्वेश्चन आया कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हुए तो उस केस में क्या करना है। तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी को पैरेलल करेगी। जैसे OH-, PHO- और CH3COO-। इनके अगर हम एसिडिटी ऑर्डर का स्ट्रेंथ देखें तो वो स्ट्रेंथ होगा जस्ट इसका रिवर्स, क्योंकि एसिटिक एसिड आप जानते हैं ज्यादा बेटर एसिड है, फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है। बेसिसिटी का स्ट्रेंथ जब कॉन्जुगेट बनाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी सेम रहेगा। अब क्वेश्चन आता है अगर इस तरह से देखना है तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कि आप लोग के दिमाग में ये होगा, इसमें सर ने क्यों बताया कि जो CH3O नेगेटिव है इट्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू है, क्योंकि बेसिसिटी तो बेसिक तो ये ज्यादा है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बना है। तो फिर आखिरकार इसमें ये रीजन क्यों, क्योंकि इसमें एक स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन आपने देखा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन ऐसे केमिस्ट्री में बहुत जगह आता है जहाँ पे जो ट्रेंड आप सोच रहे होते हैं वो उसको उलट कर देता है। क्योंकि देखिए ना, इतना बल्कि ग्रुप इसको अटैक करने में दिक्कत होगी, जुड़ने में दिक्कत होगी, खासकर वो भी SN2 रिएक्शन है, सबस्ट्रेट का एसिल एस्टर लिंकेड होना चाहिए, तो वो एक केस आएगा।
फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर था, जस्ट एक प्री डिफाइंड ऑर्डर था, ऑर्डर मैंने नहीं बनाया, ऑर्डर जो बुक्स में था वो सेम एज इट इज ऑर्डर मैंने आपको वो कॉपी करवाया। इन जनरल ऊपर मोटा मोटा पता होना चाहिए। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई वाई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में मैंने आपको 5 केस कराए। पहला मैंने लिया ऑक्सीजन एज ए नेबरिंग ग्रुप, और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा या ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बहुत लोगों को लगेगा कि मतलब समझ नहीं आएगा, या तो मतलब देखेंगे सीएल तो मतलब कुछ भी अपनी थ्योरी लगाते रहेंगे। केमिस्ट्री में से भी जब कुछ नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी दिमाग लगाने लग जाएंगे, प्लस आई देखेंगे, माइनस एम देखेंगे, पता नहीं क्या क्या देखेंगे, पर उन सबसे कोई फायदा नहीं। इसमें सिंपल कंसेप्ट होता है एनजीपी का, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। रीजन बीइंग जब मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर 2 बार SN2 रिएक्शन हो रही है इंट्रामोलिकुलर, और हमेशा जब भी इंट्रामोलिकुलर होता है तो हम इंट्रामोलिकुलर फेवर करते हैं, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इंटरनल ही है तो इसने इंटरनल अटैक मारा, इसने इंटरनल अटैक मारा, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बना 3 मेंबर रिंग। फिर 3 मेंबर रिंग पर उसी कार्बन पर, क्योंकि दूसरा कोई कार्बन नहीं है जिस पर अटैक पॉसिबल है, इस कार्बन पर तो वो नहीं था, सी डबल बॉन्ड ग्रुप ऐसा कुछ देना देना नहीं है, और ये तो कंपाउंड फॉर्मेशन में बेचारा शामिल नहीं है, ये तो पूरा CH3 जो है ये अपने उसमें अलग ही बैठा हुआ है। तो फिर इसी पे तो 2 सक्सेसिव SN2 की वजह से क्या होगा, मान लीजिए पहले कॉन्फ़िगरेशन R थी, क्योंकि SN2 में तो इन्वर्जन होनी है, तो दूसरी बार क्या होगी, इस केस में चेंज हो जाएगी, इस केस में हो जाएगी S, फिर अटैक सेम कार्बन पर हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब O प्रेजेंट होता है नेबरिंग ग्रुप में और सेम कार्बन पर अटैक हो रहा हो, सिर्फ O प्रेजेंट होने से नहीं होता, जब सेम कार्बन पर अटैक हो रहा हो तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। वहीं पर जब नाइट्रोजन एज ए नेबरिंग ग्रुप देखा तो हमने इन्वर्जन देखी। अब इन्वर्जन उस केस में क्यों देखी थी, क्योंकि जैसे ये देखिए नाइट्रोजन एज ए नेबरिंग ग्रुप था, ये Br यहाँ से हटा, जैसे Br हटा इसका अटैक इस कार्बन पर हो गया, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हुई। अब इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन से क्या हुआ, ये ऐसे ऊपर चला गया, ये इस साइड से बॉन्ड खुल के लेफ्ट रेडिकल एंटर था, SN2 रिएक्शन थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कार्बन, अगर इस कार्बन पर अटैक होता, इनकेस अगर आपसे ये कोई लकीर की फकीरी वाली बात नहीं कि याद रखना कि व्हेनेवर वी टेक नाइट्रोजन एज ए नेबरिंग ग्रुप इन्वर्जन टेक्स प्लेस, अगर इफ इन द रिएक्शन मैकेनिज्म इट टेक्स एन हाइपोथेटिकल अप्रोच, अगर वो क्वेश्चन में हाइपोथेटिकली पूछ देता है कि कॉन्फ़िगरेशन R थी अब क्या होगी, शोइंग द मैकेनिज्म की अटैक इसी कार्बन पर हुआ है, तो ऐसा कोई रट के नहीं जाना है कि मतलब कॉन्फ़िगरेशन, तब तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, तब तो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाएगी, तब इन्वर्जन नहीं होगी, क्योंकि जब इसी कार्बन पर 2 बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये स्टेरिकली लेस है, यहाँ पर अटैक हो गया, तो उस कारण से क्या हुआ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक ही इंट्रामोलिकुलर SN2 की वजह से, अटैक की वजह से जो थी, अगर R थी तो R रही, S थी तो S। थर्ड केस हमने देखा सल्फर एज ए नेबरिंग ग्रुप। सल्फर में हमने 2 चीजें देखी, पहले तो ये देखा कि सल्फर में 2 तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, जैसे एंटी पोजीशन पे लगे हुए हैं CH3 और Cl, OH माइनस आया, Cl तो जाएगा, ये स्टार मार्क्ड कार्बन है, इसको देखिए, जैसे वो स्टार मार्क्ड करके ही पूछेंगे, अगर जे एडवांस से पूछेंगे तो स्टार मार्क्ड करके पूछेंगे, और उसके बाद ऐसे यहाँ पर अटैक हो गया। अब OH माइनस आया, अब OH माइनस का 2 ऑप्शन है, दोनों कार्बन इक्विवेलेंट ही, वो यहाँ भी अटैक कर सकता है, वो यहाँ भी अटैक कर सकता है, वो उसकी मर्जी। अगर उसने यहाँ अटैक कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन हो जाएगी, लेकिन अगर उसने अटैक यहाँ कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन ही होगी, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर तब एक ही इंटरमोलिकुलर, एक ही अटैक गिना जाएगा, वो इसका होगा। लेकिन अगर वापस भी अटैक यहीं पर हो गया तब रिटेंशन हो जाएगी, इस केस में इन्वर्जन हो जाएगी, इस केस में इन्वर्जन हो जाएगी। अब इसमें हमने एक चीज़ देखी कि इस कंपाउंड को एनजीपी दिखाने के लिए जो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, for the compound to show NGP, the nucleophilic atom in the leaving group should be at anti position. If they are not at the anti position, then no NGP will be observed. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इनकेस कोई न्यूक्लियोफिलिक छोड़ के आपको यहाँ पे दे दिया गया मिथाइल दे दिया गया और फिर पूछ दिया गया कि दोनों के, तो फिर आप सोचेंगे यार मिथाइल से क्या होगा, CH3 से क्या होगा, बड़ा ग्रुप है छोटा ग्रुप है, बड़ा छोटे ग्रुप का कुछ नहीं है यहाँ पे। वी हैव जस्ट टू लुक एट कि इसमें इन दिस केस NGP विल बी फेवर्ड। इन केस अगर यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एटम दे दिया और फिर पूछ दिया इन दोनों में कंपैरिजन, देन यू हैव टू सी कि विच न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। मान लीजिए अलोंग अ ग्रुप O माइनस या इस तरह कुछ न्यूक्लियोफाइल दिया गया, तो हम देखेंगे कि हमने पढ़ा है कि अगर अलोंग अ ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़े एटम की ज्यादा बढ़िया होगी, तो हम उस अनुसार देखेंगे, मतलब वो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी आप कंपेयर करनी पड़ेगी एज पर द कंडीशंस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। नाउ द फोर्थ केस दैट वी लुक्ड अपॉन इज द हैलोजेनस नेबरिंग ग्रुप। अब मैंने आपको जो OBS पढ़ाया था ब्रोसाइलेट, वो गुड लिविंग ग्रुप है, उस क्वेश्चन में जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमर के टाइप में दे रखा है, कन्फर्मेशन बना रखी है कि I है और OBS है, तो होगा क्या, तो OBS जैसे लीव करेगा I माइनस का अटैक होगा, I माइनस के अटैक से यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर SN2 हो जाएगा, फिर वापस अटैक उसी कार्बन पर नीचे से हो जाएगा, अटैक नीचे से करना है, नीचे से अटैक हो जाएगा इसी कार्बन पर और यहाँ पर OH लग जाएगा। तो और इसमें भी जो सिस कंपाउंड होगा, इन केस अगर ये OBS यहाँ होता, इन केस अगर ये OBS ऐसे होता, देन नो NGP, क्योंकि सिस हो जाता था।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि OBS नीचे है इसलिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। तो हेलोजन एज नेबरिंग ग्रुप में देखा। फिर जो नेक्स्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें, वो आता है एरोमेटिक रिंग एज नेबरिंग ग्रुप। हमने एक बेंजीन रिंग ली, उसमें एक स्टार मार्क्ड कार्बन किया, वो स्टार मार्क्ड करके पूछेगा और देखना चाहेगा ना कि आपको मैकेनिस्टिक अप्रोच कितनी आती है। तो इफ वी फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, Br minus will act as a good leaving group, and the double bond here will shift here to form a carbocation here. The famous question which will be, you will see in Himanshu Pandey, MS Chauhan, that there is a question mentioning which of the following intermediate is not formed in such type of nucleophilic substitution. They will give you a reaction involving taking this substrate and mentioning OH minus or any other nucleophile let it be. So they will ask you a question, which of the following intermediate is not formed. So in that case, whatever design of the benzene ring is given, you have to form according to that. In case the double bond is not here and the double bond is here, then we have to change it accordingly. तब हमें क्या होगा, तब हम देखेंगे, तब मतलब वो आप जब करोगे तभी पता चलेगा। जैसे यहाँ पर जब हटा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। इनकेस अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो वो यहाँ शिफ्ट होता, तो फिर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस साइड आता, तो वो हमें देखना पड़ेगा कर करके। फिर OH माइनस कटेगा। OH माइनस के फिर दो ऑप्शन है, इधर से भी टूट जाए, इधर से भी। अगर वो इस साइड से टूटेगा तो OH यहाँ पर आ जाएगा, अगर वो इस साइड से टूटेगा तो OH यहाँ पर आ जाएगा। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आफ्टर दिस आवर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जितना भी लेक्चर थ्योरी अब टिल JEE एडवांस था मैंने आपको लोगों को करा दी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट SN1 रिएक्शन, एंड आई थिंक इन 1 to 2 लेक्चर्स ऑफ नियरली अराउंड 2 to 3 आवर्स SN2 रिएक्शन आपका पूरा हो जाए, SN1 रिएक्शन आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि SN2 में भी काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 2 घंटे से ऊपर लग गए, क्योंकि एक लेक्चर ये था, एक लेक्चर इससे पहले का था, दोनों मिला के 2 घंटे से ऊपर के हो गए। तो आफ्टर दैट वी विल बी लुकिंग अपॉन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हम फिर E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, फिर E1CB, EI रिएक्शन, फिर कोप एलिमिनेशन, फिर पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, वही जो मैंने EI बताया, EI रिएक्शन, एलिमिनेशन इंटरनल, E1CB, ये सारे रिएक्शन करते करते फिर SNI रिएक्शन जो NCERT वगैरह में भी गिवन है, उसका नेम्ड रिएक्शन है, मतलब ये E1, E2, E1CB, EI, कोप एलिमिनेशन, इन सब के बाद जो भी है वो आपकी नेम्ड रिएक्शन है। स्वार्ट्स हो गई, फिंकलस्टीन हो गई, हंस डिक्कर हो गई, तो वो तो मतलब एक ही लेक्चर में सारी कवर हो जाएंगी, जो भी NCERT वाला पार्ट है, डार्जन प्रोसेस वगैरह, फॉस्जिन वगैरह, जितना भी सब एक में कवर हो जाएगा। We will be simply looking over to the first learning the reaction mechanism। उसके बाद जैसे आपका एक चैप्टर पूरा होगा, जब आपका SN1 SN2 पूरा E1 E2 सब पूरा जाएगा, तो एक कुछ मैं अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का एक सेशन लूंगा हिमांशु पांडे से, और मैं कुछ 25-30 क्वेश्चन उस चैप्टर के अच्छे करके उसको अपलोड कर दूंगा लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर पेशेंटली। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।